नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। दोस्तों, करनाल का प्रताप पब्लिक स्कूल गैंगरेप जैसा बड़ा मामला जिसमें एक के बाद एक ट्विस्ट आते जा रहे हैं। ट्विस्ट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे पहले प्रताप पब्लिक स्कूल की तरफ से एक मामला दर्ज करवाया गया था एक महिला के ऊपर एक्सटॉर्शन से रिलेटेड। उसके बाद उसी महिला की तरफ से एक FIR दर्ज करवाई जाती है गैंगरेप की, जिसमें करनाल के तहसीलदार, प्रताप पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और प्रताप पब्लिक स्कूल के ही जो मालिक है अजय भाटिया, उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि गैंगरेप उस महिला के साथ किया गया। जिसके बाद करनाल की जनता का अपार जन समर्थन उस महिला के पक्ष में आ गया और उसके साथ साथ मीडिया ने भी इस मामले में पूरी अपनी भूमिका निभाई कि उस महिला को न्याय मिल सके। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह से उस महिला को पैसों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया, रंगे हाथों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद थे। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सीधे तौर पर, साफ तौर पर यह बात कह रहे हैं। अगर मैं बात करूं ऑन कैमरा, उन्होंने ये बात हालांकि नहीं बोली, लेकिन उनका कहना यह है कि उस समय इतना समय नहीं था। जैसे ही सूचना मिली उन्हें कि महिला उनसे पैसे आज एक्सटॉर्शन करने के लिए आने वाली है, उसी समय उन्हें टीम तैयार कर मौके पर भेजना पड़ा और उस महिला को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने बकायदा 2 गवाहों के समक्ष पैसों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आज इसी मामले को लेकर प्रताप पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं उनके बेटे प्रतीक भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद अब वो IBN24 पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने वाले। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। प्रतीक जी, आपका स्वागत है IBN24 पर। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप करनाल की जनता को ये बताएं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सवाल बहुत उठ रहे हैं, जब भी कोई खबर डलती है तो प्रताप पब्लिक स्कूल के जो ऑनर हैं अजय भाटिया, आपके पिताजी हैं, लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसके लिए बोल रहे हैं। मामला पूरा क्या है, जो सच्चाई है वो बताइएगा। हालांकि कोर्ट इस बात को डिसाइड करेगा, लेकिन जो जनता है वो सर्वसर्वा होती है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं शुरू ही इस बात से करूँगा कि मुझे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी पुलिस पे और अपनी अदालत पे पूरा 100% भरोसा है। मैं ये इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि हमारे पास इतने प्रूफ्स हैं इस लेडी के ख़िलाफ़ कि वो हमारे को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। तो ये कहानी ऐसे शुरू हुई है कि इन लेडी ने अपने पति के झूठे बीमार होने का, झूठा कैंसर का दावा करके हमारे पास इन्होंने एक एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन में लिखा गया था कि मेरे हस्बैंड हु डज़ नॉट कीप वेल एंड हैज़ कैंसर, उसकी वजह से मुझे आर्थिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे मनी वाइज प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने उसको एज अ सिंपैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैडम को प्रमोशन दिया था, विच वॉज एक्चुअली अ फ्रेश अपॉइंटमेंट एज अ हिंदी फ्रॉम आर जो लाइब्रेरियंस है उनको एज अ हिंदी टीचर रखा गया था। बट वो मैडम उस चीज़ से संतुष्ट नहीं हुए। बात उन्होंने उसके बाद अपने ऊपर जहर खाने का, सल्फास खाने का, स्कूल को बदनाम करने का, मेरे को बदनाम करने का, मेरे फादर को बदनाम करने की धमकी देनी शुरू करी। जब हमारे को ये सब पता चला, वी इन्फॉर्म्ड दिस, द फर्स्ट थिंग वाज पुलिस वाज इन्फॉर्म्ड। हमारी तरफ से पहली कंप्लेंट उनकी जा चुकी थी। जिस दिन हमने उनकी कंप्लेंट करी, मैडम और उनके हस्बैंड भी वहाँ पे पहुँच के पुलिस स्टेशन में उन्होंने भी कंप्लेंट करी। पर जो कंप्लेंट उन्होंने उसमें करी उसके अंदर कोई रेप केस का हवाला नहीं, कोई चीज़ जो हमने उनके साथ गलत करा हो उसका कोई हवाला नहीं। उसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि मेरे साथ गाली गलौज की गई है। ये महिला ने कंप्लेंट, ये महिला ने जो कंप्लेंट करी है, देयर हैज़ बीन अ डिस्प्यूट ऑफ टर्मिनेशन, वेयरएज आफ्टर शी गॉट टर्मिनेटेड उनको 1 महीने के बाद ये याद आया कि उनका रेप केस हो गया है। दिस हैज़ ओनली हैपेंड बिकॉज कोई बैड एलिमेंट्स या कुछ लोग उनको गाइड ऐसा कर रहे हैं जो उनको गलत राह पे लेके जा रहे हैं। देयर आर कपल ऑफ लॉयर्स इन्वॉल्व्ड, आई वुड लाइक टू से। कुछ वकीलों का हाथ है इसमें? जी, कुछ वकील उनके साथ हैं या कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स हैं या कुछ संस्थाएं ऐसे उनके साथ जुड़ी हैं जो उनको गलत गाइड कर रही हैं। मेरे ख्याल से मैडम ने भी नहीं सोचा था कि बात को इतना आगे झूठ उनको लेके जाना पड़ेगा। तो सारी बात यहाँ पे आ जाती है कि सारा का सारा केस उन्होंने हमारे अगेंस्ट फॉल्स खड़ा कर दिया, हमारे को इतना ब्लैकमेल कर दिया और इतना प्रेशराइज कर दिया कि थक हार के हम पुलिस के पास जब हाथ जोड़ के ये विनती लेके गए कि हम इसको पैसे और दे नहीं सकेंगे, व्हेन द पुलिस वाज इन्फॉर्म्ड, दे गॉट अ कंप्लेंट फ्रॉम अस। हमने उनको जब बताया तो उन्होंने रंगे हाथों उसको 7.25 लाख के साथ पकड़ा और उसके अगेंस्ट कार्रवाई करी। वी आर वेरी थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन अ वे कि जो कहीं लोग ऐसे भी हैं जो मीडिया में
हमारा गलत बोल रहे हैं, हमारे को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी उनसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे को डिफेम ना करें। ये सब कोर्ट का मामला है, ये सब पार्ट ऑफ लिटिगेशन है। जब ये सब चीज़ें सामने जब आ जाएंगी आपके पास, कोर्ट में जब आपके सामने आ जाएंगी, तो सब आपको खुलासा हो जाएगा। जी, तो प्रतीक जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके पास और भी काफ़ी स्टाफ काम करता है। कुछ आपको याद होगा, जैसे ही ये मामला उठा था, IBN24 ने कुछ दस्तावेज दिखाए थे। वो दस्तावेज हालांकि किसी और तरीके से हमारे पास पहुंचे थे। उनमें कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस थे। क्या वो व्हाट्सएप मैसेजेस महिला ने ही किए थे? क्या वो सही डॉक्यूमेंट है जो भी हमने उस समय दिखाए थे? जैसा कि उस महिला ने उसमें लिखा था कि मेरी कल तनख्वाह इतनी हो जानी चाहिए मुझे गाड़ी लेने देने के लिए। ये एक्चुअली पूरा मामला कब से चल रहा था? क्या ये पूरा मामला है? और इतना बड़ा स्कूल होने के बावजूद, इतना स्टाफ आपके साथ काम करते, कैसे आप दबाव में आ गए? शिकायत तो तब भी दी जा सकती थी। सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शिकायत हमने उसी टाइम दी थी जब उनके मैसेजेस आने शुरू हुए। वो 25 मई की बात है। और 25 मई से 26 मई के बाद हमने एक रिटन एप्लीकेशन टू द SHO हमने भेज दी थी। बट ड्यू टू कोविड हम उस टाइम थाने में नहीं जा पाए। बट बात सर से ऊपर तब गई जब मैडम यहाँ पे आके सल्फाज ऑफिस के अंदर सल्फाज खाने का एक्टिंग करी। हमने उसी वक्त तुरंत पुलिस को बुलवाया। पुलिस ही उस लेडी को उठा के, उस मैडम को उठा के वहाँ अपने घर छोड़ के आई। अगले दिन वो हमारे से फिर लड़ने के लिए आई, फिर उन्होंने माफ़ीनामा दिया। तो ये सब बात हमने सोचा कि बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। जब उन्होंने पैसे की डिमांड करनी शुरू करी, जब हमने पुलिस को इन्फॉर्म करा, तब जाके सारी कार्रवाई शुरू हुई। और 5 तारीख को, 5/6 को हमारी जब FIR जमा हुई, उसके बाद 6 तारीख को मैडम को याद आया कि उनका तो रेप हुआ था। तो ये सारी झूठी और मनगढ़ंत कहानी उसके बाद रचाई गई है। तो प्रतीक जी, यहाँ पर सवाल ये है कि आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आरोप लगाया कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। वो डिमांड किस लिए की गई थी? और आप जो बता रहे हैं कि 15 लाख में सेटलमेंट हो गई, आप 15 लाख देने के लिए तैयार किए, वो लोग ये सवाल कर रहे हैं। सवाल ये भी आ रहा है कि 6 लाख रुपए पहले से आप दे चुके थे। जब 15 लाख में सेटलमेंट हुई थी तो 7 लाख रुपए फिर क्यों दिए गए? जो एफिडेविट्स की बात सामने आ रही है, आज एक अखबार ने उसे बाकायदा छापा भी है अखबार के अंदर। ये पूरे का पूरा जो यानी कि मामला है, कहीं ना कहीं आप भी पैसे देकर मामले को दबाना चाह रहे थे। सर, बात वो नहीं है। बात हमारे को ये बोला गया था कि एज प्रेशराइज इतना ज़्यादा कर दिया था कि अगर आपने ये नहीं करा तो मैं आपको मरवा दूंगी। मैं आपको पुलिस के खिलाफ, उन्होंने इतनी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को एज अ रेप केस एंड कुछ और 2-3 और अन्य कंप्लेंट्स जो इनके साथ गैंग मिलके कर रहा था, वो सब हमारे को इतना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास डर के मारे और कोई ऑप्शन ही नहीं था। कितना पैसा उन्होंने मांगा था? जो आपने अमाउंट बताया था थोड़ी देर 1 करोड़ 20 लाख उनकी डिमांड थी जी, हमारे थ्रू समझौते के लिए कि हम अगर ये केस उठा लेंगे और या केस को विड्रॉ कर लेंगे अगर आप हमारे को इतना पैसे दे दें। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इंटरव्यू को करने से पहले मैंने खुद वो रिकॉर्डिंग सुनी है जिसमें पीड़ित महिला, जी हाँ, मैं उसे पीड़ित महिला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो शिकायतकर्ता महिला थी। वो पीड़ित महिला बहुत ज़्यादा यानी कि हंसती हैं, इस तरीके से हंसती है जैसे एक कैजुअल बातचीत होती है किसी के साथ। और उसमें वो ये भी दावा करती हैं कि उनके ऊपर एक अमाउंट का लोन है। वो अमाउंट मैं इस समय नहीं बताना चाहता क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जांच प्रभावित हो, इसलिए मैं वो अमाउंट नहीं बताना चाहता। लेकिन वो महिला उस अमाउंट को भी बताती है कि मैंने बैंक से इतना लोन लिया हुआ है। ये भी बताती है कि मेरी हर महीने की इतनी किस्त है। ये भी कहती है कि अब या तो मुझे वहां पर नौकरी पे लगवाया जाए या उतने अमाउंट मुझे हर महीने कंपनसेट किया जाए। सर, जो रिकॉर्डिंग आपके पास है, मैंने वो रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है, अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो उसके सबूत होने चाहिए। मैं जानता हूं कि करनाल की जो जनता हमें इस समय देख रही है वो इतना विश्वास तो करेगी कि हमने वो रिकॉर्डिंग सुनी है। उस रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर ये बात कही जा रही है कि या तो मुझे उतना अमाउंट कंपनसेट किया जाए जितनी मेरी यहाँ पर सैलरी थी, और एक 6 लाख रुपये की बात भी सामने आ रही है। उसने एक्सेप्ट किया कि 6 लाख रुपये मेरे पास आ चुके हैं। ये पूरा मामला क्या है? क्यों वो कंपनसेट हर महीने करने के लिए कह रही थी? सर, ये मामला पूरा का पूरा सच है, बट मैं इस वक्त आपके पास किसी चीज़ का कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज ये हमारे केस में कुछ ना कुछ हैम्पर होगा। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो डिटेल मैंने बताई वो ठीक है सर, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। बट ये आपको सच बता रहा हूँ कि लेडी ने हमारे खिलाफ जो झूठा मुकदमा करा है उसके खिलाफ हमारे पास सारे के सारे सबूत, रिकॉर्डिंग्स, वीडियो, चैटिंग्स, सब कुछ है। एंड वो
हमने पुलिस के हवाले कर दी है एंड विद ड्यू टाइम लिटिगेशन में जाके और अदालत में जाके सबके सामने आ जाएगी। भाटिया जी, एक और मेरा सवाल है यहाँ पर, जिस तरह से आपने बताया कि अभी लिटिगेशन में चलो आप चीज़ें नहीं दिखाना चाहते, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ, उस महिला पे आपकी शिकायत पे मामला दर्ज हुआ, उस समय तो पुलिस ने SIT बना दी, इस समय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर दी, उस महिला को अरेस्ट भी कर लिया। ऐसा तो अजय भाटिया और जो बाकी आरोपी उनके साथ भी होना चाहिए था। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, ये पुलिस की कार्रवाई, इसलिए मैं क्या कमेंट करूं कि उसमें क्या हो सकता है। जब कंप्लेनेंट हम पहले हैं, हमारी तरफ से कंप्लेंट ऑलरेडी जा चुकी है, उसके बाद मैडम अगर कोई झूठा मुकदमा करती है तो पुलिस को पूरा हक है और पूरा टाइम है जी अपना कार्रवाई जैसे करना चाहे वैसे करें वो। और जो तुरंत कार्रवाई पुलिस ने की, लोग सवाल उठा रहे हैं उस पर पाउडर नहीं लगे, ये तो जानबूझकर फंसाया, क्या ऐसी कोई साजिश रची गई है पुलिस के साथ मिलकर? क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो बातें कह रहे हैं, लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि भी पुलिस के साथ सेटलमेंट करके ये सब कुछ हुआ है। नहीं सर, पुलिस के साथ कोई सेटलमेंट और ऐसी कोई बात नहीं है, और जो ऐसा सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। इट इज़ अ सिंपल फैक्ट कि हम अपनी रिक्वेस्ट और अपना कंप्लेन लेटर लेके उनके पास गए थे। हमारे को पता चला था कि लेडी इस वक्त इस मौके पे हमारे को पैसे लेने आएगी, और वो हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। बाकी की जो कार्रवाई उन्होंने करी है वो जैसे अपने आप करते हैं एंड जैसे पुलिस कार्रवाई करती है उसी हिसाब से हुई है। सर, एक लेटर हमने उस दिन दिखाया था जिसमें महिला के पति ने माफ़ीनामा लिखा था, वो पूरा क्या मामला है? और आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो एफिडेविट्स दिए गए, वो एफिडेविट किस शर्त पे दिए गए थे? क्या उसके लिए कुछ पेमेंट की गई थी, या एक पंचायती राजीनामा हुआ था? और राजीनामा हुआ तो कैसे होगा, क्योंकि मामला तो रेप का था। सर, बात सारी यही है कि हर एक चीज़ के लिए पैसे मांगे गए। मैं इस चीज़, चलो ये बात आपके बाद विद टाइम आ जाएगी। There are affidavits, there are certain things that we have which we'll give on due time. पुलिस को सारी जानकारी दे चुकी है, सारे के सारे सबूत हम उनको जमा करवा चुके हैं। एफिडेविट्स वैसे दिए गए थे महिला की तरफ से? जी सर, एफिडेविट्स पुलिस के पास है सर, दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में एक तथ्य ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि जब महिला ने FIR दर्ज करवाई थी, पुलिस ने पहले 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए थे। उसके बाद महिला के ऊपर आरोप है कि महिला ने कुछ पैसे लिए, एक एफिडेविट दे दिया। कि सर, उस एफिडेविट में एक बात सामने ये और आ रही है, मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, लोगों को भी क्लियर हो, हमें भी क्लियर हो, क्योंकि हमें पता हो, क्योंकि अभी तक जितनी भी कवरेज चली है वो प्रताप पब्लिक स्कूल, अजय भाटिया तहसीलदार और यहाँ के प्रिंसिपल के खिलाफ चली। आज पहली बार आप सामने आए हैं। उस एफिडेविट में महिला ने ये भी एक तथ्य रखा था कि जो वकील हैं, वकीलों ने कहीं ना कहीं गुमराह करके इतनी बड़ी शिकायत बनवा दी। मैं ऐसी शिकायत नहीं देना चाहती थी। ये सच है? जी सर, ये सच है। ये सच है। तो मैं आपको बता दूं कि उस महिला ने एक एफिडेविट भी दिया था, जो एफिडेविट आज अखबार में छापा गया है। उस एफिडेविट के अंदर उस महिला ने यह दावा किया, जो वकील हैं उन्होंने मुझे गुमराह करके इस तरह की शिकायत लिखवाई थी, इसलिए मैं 164 के तहत बयान दोबारा देना चाहती हूं। जब 164 के तहत बयान होते हैं, महिला फिर से अपने आरोपों पर कायम रहती है, और उसके बाद एक बार फिर से वैसा ही एक एफिडेविट दिया जाता है। यानी कि 2 बार 164 के तहत बयान होते हैं और 2 ही बार एफिडेविट दिए जाते हैं। यहां पर सवाल उस पीड़ित महिला के ऊपर जरूर बनता है, जो इस समय आरोपी भी बन चुकी है, कि आखिर उन्हें ऐसा क्या हुआ कि जिस दिन वो मामला दर्ज करवाती है, 164 के तहत बयान देती है, मीडिया के सामने आकर ये बात कहती है कि मैं न्याय के लिए अंत तक लड़ूंगी, और वो मीडिया के सामने जो बयान आता है वो भी एक वकील के चैम्बर से ही सामने आता है। यहाँ पर ये बड़ा सवाल है कि जो महिला है वो जब भी मीडिया के सामने आई है, मीडिया के समक्ष आई है, केवल और केवल उस एडवोकेट के साथ या उस एडवोकेट के ऑफिस में ही सामने आई है। वहां पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों उस महिला ने पूरे तरीके से मीडिया को संबोधित नहीं किया। यहां पर सवाल यह भी उठता है कि आखिर उस महिला ने 2 बार एफिडेविट क्यों दिया। वहां पर सवाल यह भी है कि वो महिला और उसके पति सेक्टर 12 आते हैं। सर, एक तथ्य और सामने आ रहा है, जिस दिन उस महिला को अरेस्ट किया गया है उससे पहले भी वो 2-3 बार यानी इसी तरह से पैसे लेने के लिए शायद आपकी बातचीत चल रही थी, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं। क्या ये सच है कि वो एक्टिवा पर भी एक बार इसी तरह से पैसे लेने के लिए आए थे, लेकिन उस दिन पैसे नहीं मिले उसे? सर, उन्होंने काफ़ी कोशिश करी हमारे पे दबाव बनाने की। अलग अलग जगहों से मैसेजेस आ रहे थे, अलग अलग जगहों से लोगों से बातचीत चलने की कोशिश हो रही थी, उनकी तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा था। तो ये बात सच है कि जो एक दो बारी कोर्ट में एक्टिवा के अंदर भी आई हैं। एक्टिवा पे कुरुक्षेत्र से ये सूत्र बता रहे हैं, जो पुलिस सूत्र हैं वो इस समय ये बात बता रहे हैं कि वो महिला
एक्टिवा पर भी एक बार कुरुक्षेत्र से पैसे लेने के लिए यहां पर आए थे, लेकिन उस दिन भी पैसे नहीं दिए गए और जिस दिन उन्हें पकड़ा गया उस दिन वो अपने पति के साथ थी। सर, अब एक सवाल और उठ रहा है। सवाल मैं इसलिए बार बार उठा रहा हूं क्योंकि ये सवाल उठेंगे, क्योंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल है, बड़ा मामला है, आपके स्कूल से जुड़ा हुआ मामला है, कहीं ना कहीं स्कूल की जो साख है उसके ऊपर भी सवालिया निशान इस समय लगा हुआ है। जो एमएलए हैं उनके बेटे के ऊपर और एक कोई एडवोकेट है उनके ऊपर उस महिला ने उस दिन चीख चीख कर आरोप लगाए। उन आरोपों में कितनी सच्चाई है कि मुझे फंसा दिया गया, हालांकि जो रिकॉर्डिंग हमने सुनी है उससे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ फंसाया गया है। उस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? उस महिला का कहना है कि जो एमएलए के बेटे हैं उन्होंने और उस एडवोकेट ने मुझे फंसा दिया, और जो उन महिला के अब वकील दोबारा से बने हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने फंसाया। सर, ऐसी कुछ एविडेंस हमारे पास है कि उसमें आपको साफ पता चल जाएगा कि लेडी को किसी ने फंसाने की कोई कोशिश नहीं करी। सारी की सारी डिमांड उन लेडी की तरफ से आई है, बट इन ड्यू टाइम हम आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे आफ्टर एवरीथिंग इज सेटल्ड इन द कोर्ट। ये पुलिस के पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, ये उनके पास जमा हो चुका है, बट मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। आने वाले समय में क्या वो रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं? सर, जल्द से जल्द मेरे को अगर मेरे वकील साहब का गो हेड आ जाएगा या जैसे कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो मैं आपको सारी रिकॉर्डिंग्स दूंगा। तो ये थे प्रतीक भाटिया, प्रताप पब्लिक स्कूल के जो ऑनर हैं अजय भाटिया, उनके बेटे हैं, आज मीडिया के समक्ष पेश हुए थे, एक्सक्लूसिव IBN24 पर बातचीत की। वो सवाल हमने पूछे जो सवाल अक्सर जो आम लोग हैं वो पूछ रहे थे। लोगों का कहना था कि महिला को कहीं ना कहीं फंसाया गया, लेकिन वो रिकॉर्डिंग, मैं आपको बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस यानी इंटरव्यू को करने से पहले मैं अपनी संतुष्टि करना चाहता था। वो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है, 6 मिनट कुछ सेकंड की वो एक रिकॉर्डिंग है, 17 मिनट की एक रिकॉर्डिंग, कुछ रिकॉर्डिंग इनके पास है जिसमें साफ तौर पर महिला के पति ने भी पैसे एक्सेप्ट किए हैं, पैसों की डिमांड रखी, ये भी कहा कि मैं इतने पैसे में सेटलमेंट करवा दूंगा, यानी महिला का पति ये बात कह रहा है। एक रिकॉर्डिंग में वो महिला अपने खुद ये बात कह रही है कि लगभग इतने अमाउंट का मेरे ऊपर लोन है इस बैंक से, 37 से 38 हज़ार रुपये मेरी महीने की किस्त जाती है। वो जो लोन है वो मैंने मेरी जो तनख्वाह आती थी उसको, यानी कि उस बेस पे मुझे ये लोन मिला था। अब मैं उस लोन की किस्तें कहाँ से चुकाऊंगी? या तो मुझे उसी जगह पर नौकरी पे रखवाया जाए या फिर जो यानी कि पैसा मुझे वहाँ से मिलता था वो मुझे कंपनसेट मिले। ये रिकॉर्डिंग के अंदर वो महिला का दावा है। हालांकि मैं इस दावे पर सवाल नहीं उठाता कि वो आवाज़ उस महिला की है या नहीं है, सामने जो व्यक्ति बात कर रहा है वो कौन है कौन नहीं है, क्योंकि इस समय मामला सब जुडाइस है, इसमें बहुत ज़्यादा कमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन फिलहाल जो हाई प्रोफाइल गैंगरेप केस है करनाल का, उसमें कहीं ना कहीं प्रतीक भाटिया जो कि फिलहाल सामने आए थे, सबूत उन्होंने पूरे तरीके से सामने नहीं रखे, लेकिन ये दावा जरूर किया कि आने वाले दिनों में वो जितने भी सबूत है सामने रखेंगे ताकि करनाल की जनता को, हरियाणा की जनता को और जितने भी लोग इस समय सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर यानी कि जो भी आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं विराम उनको मिले। सर, एक बात और पूछना चाहूँगा, जब भी कोई खबर चलती है स्कूल के अगेंस्ट या मिस्टर अजय भाटिया के अगेंस्ट, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप समय से मीडिया के सामने आएंगे, लेकिन अब यहाँ पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अब क्योंकि महिला पकड़ी गई है आज आप सामने आए, इस पर क्या कमेंट करना चाहिए? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग मीडिया को अवॉइड नहीं कर रहे थे, बट क्योंकि सारा मामला कोर्ट और पुलिस के पास है, हम लोग इस पर कुछ भी कमेंट करें तो वो ठीक नहीं रहता, इसी करके हम पहले मीडिया के पास नहीं आए। बट नाउ दैट मीडिया हैज़ आस्क्ड अस टू कम, आपने बाकी लोगों के भी पोस्ट देखे होंगे कि अपना पक्ष रखने के लिए सामने आइए, तो सिर्फ वही मैं अपनी स्कूल की तरफ से अपना पक्ष सामने रखने के लिए आया। तो सर, जो पिताजी हैं आपके अजय भाटिया जी, उनके बारे में यानी कि वो सामने अगर आते तो लोगों को थोड़ा ज़्यादा तसल्ली होती कि वो खुद सवालों का जवाब दे रहे हैं। आप क्योंकि लॉयर भी है, एडवोकेट भी है, तो जाहिर तौर पर यानी आपके सवालों से कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट नहीं होंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, इस झूठी कंप्लेंट के बाद वो इतना मेंटली हरास्ड और टॉर्चर के अंदर डिप्रेशन में चले गए हैं कि अभी मैं उनको सामने नहीं ला सकता। ही इज़ नॉट वेल, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बट विद ड्यू टाइम उनको भी सामने लाएंगे। आने वाले टाइम में आएंगे सामने? जी सर, विद जब सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, जब उनको आपके सामने ज़रूर लाया जाए। तो आने वाले दिनों में जो अजय भाटिया हैं जो इस मामले में एक्यूज्ड है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ सकते हैं। फिलहाल आप सभी लोगों से ये अपील जरूर है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर जरूर करें। क्या प्रतीक भाटिया ने जो बातें रखी, जो जवाब दिए, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या उसके बाद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है? बहरहाल आने वाले समय में ये जरूर देखना होगा कि SIT अपनी जांच की क्या रिपोर्ट देती है, क्या ये मामला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ये मामला इसीलिए दर्ज हुआ है ताकि पुराने मामलों के ऊपर यानी कहीं ना कहीं
जो सवालिया निशान लग रहे थे उस मामले को कैंसिल किया जा सके या पुलिस कोई नए तथ्य सामने रखती है। अब पूरी की पूरी जो गेंद है वो करनाल पुलिस के पाले में। करनाल पुलिस से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सामने आकर इस मामले में जो भी सबूत है, जो भी इसमें एविडेंसेस हैं, वो मीडिया के सामने रखेंगे ताकि लोगों को ये पता लग सके कि आखिर दोनों पक्षों में सही कौन है और गलत कौन है। क्या वाकई उस महिला के साथ नाइंसाफी हुई है या उस महिला के साथ वाकई ही गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद ये पूरे का पूरा प्रकरण आज इस मोड़ पर आज पहुंचा है कि जिस महिला ने पहले गैंगरेप के आरोप लगाए थे अब वो खुद इस समय न्यायिक हिरासत में है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद और आगे भी इस मामले में आपको नए तथ्यों से रूबरू जरूर करवाएंगे। धन्यवाद।